हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 4। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर बीपीएससी टीआरई से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। बताना है, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अभिक्रिया के बाद नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग का हो जाता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। ये भी याद रख सकते हैं, स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ये भी जानते होंगे, आयोडीन की मदद से गर्दन के पास पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के लिए हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक ना, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है। बताना है, पृथ्वी का केंद्र भाग अर्थात कोर मुख्य रूप से किससे बना हुआ है। निकेल और सिलिका, निकेल और लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से निकेल और लोहा से निर्मित है या फिर बना हुआ है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग शॉर्ट में नीफे भी कहते हैं, नीफे। ठीक है, Ni4 निकेल और Fe4 फेरस। ठीक ना, ध्यान रखना है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर है जिसकी त्रिज्या लगभग देखेंगे 3500 किलोमीटर है। कितना, 3500 किलोमीटर, याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दो चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना होता है, एक सीमा का, ठीक है, और एक है आपका सियाल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सीमा का फुल फॉर्म क्या होता है और सीमा का पूरा रूप क्या है। ठीक ना, निफे हमने बता दिया है, निकेल और फेरस। बाकी ये दोनों आपको बताना है किससे संबंध है और इसका पूरा रूप क्या है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे हम पूरा रूप बता देते हैं। ए सही से होता है सिलिकन और ए एल से होता है एल्युमिनियम, और यहाँ भी एस सही से होता है सिलिका और एम ए से मैग्नीशियम। आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये किस भाग से संबंधित है, पृथ्वी के किस भाग से संबंधित है। ठीक है, चलिए कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए। अगला सवाल है, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। एक पारदर्शी सामग्री है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है। सभी रंगों के लिए समान होता है, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है जबकि लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। अर्थात यहाँ पे बी और सी सही है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश के वेवलेंथ या फिर कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। बताना है, कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मीथेन प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन समूह हमने पिछला वीडियो में बताया था ना, एल्केन समूह का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, संतृप्त असंतृप्त का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में दे रखा है ना। तो ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य एल्केन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, मीथेन। मीथेन देखेंगे कि प्राकृतिक गैस का ये प्राथमिक घटक है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो अगर मीथेन प्राप्त करनी है तो इसका जो प्राकृतिक रूप होता है ना, ये अपशिष्ट सब्जियों के विघटन से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रख सकते हैं कि मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। ठीक है, और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के जो वीर्य को होता है, वो द्रव जो होता है ना, वो नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है,
इसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं जो कि याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? 65 डेसिबल, 45 डेसिबल, 35 डेसिबल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर 45 डेसिबल है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसके अलावा और भी जैसे कि औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, आवासीय क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, तो इनमें एक मानक जो तय की गई हैं वो अलग अलग तय की गई हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। पहला आपका है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए देखेंगे कि रात का समय 70 डेसिबल तक और दिन के समय 75 डेसिबल होता है, ठीक है, ये मानक तय किया गया है। वहीं बात करें वाणिज्यिक के लिए, वाणिज्यिक जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वाणिज्य होगा, वाणिज्यिक नहीं, वाणिज्यिक क्षेत्र। यहाँ पे देखेंगे रात्रि समय 55 और रात के समय, दिन के समय के लिए 65 डेसिबल। और ध्यान रखिएगा आवासीय क्षेत्र के लिए दिन का तो आपका है, रात्रि का समय 45 है, रात के दिन का समय का है 55, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और शांत क्षेत्र के लिए जो तय की गई हैं वो है आपका रात के लिए 40 डेसिबल और दिन का है 50 डेसिबल। तो ये चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कि 80 अगर से ज़्यादा है तो ये मनुष्य के लिए कष्टप्रद होता है, ठीक है। और 90 है तो सर्वनिम्न क्षय हो जाएगा, ठीक है। और 95 पर चला जाएगा तो जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरीके से बीमारी शुरू हो जाती हैं। और अगर ये 130 डेसिबल से ऊपर चला जाता है तो ये 135 मर जाना या विक्षिप्त हो जाना, कुछ इस तरीके की बीमारी होती हैं, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है, बताना है BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है, किसके लिए? कुष्ठ रोग, अक्षमा या फिर ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसके लिए इसका होगा बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, BCG अक्षमा एवं ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, इसके लिए एक वैक्सीन है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लार ग्रंथि से कौन एंजाइम स्रावित होता है, बताना है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। तो ध्यान रखना है, लार ग्रंथि से इमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लार ग्रंथि से इमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये भी याद रख सकते हैं। मनुष्य के लार में लगभग 90% जल होता है और शेष 10% एंजाइम होता है, ठीक है, याद रखनी है। 90% जल होता है जबकि 10% क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है लार में, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं कि लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, और दूसरा है आपका लाइसोजाइम, ठीक है। ये 2 एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं लार में। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। रोटी चबाने से मीठा लगता है, ऐसा टाइलिन एंजाइम के कारण होता है, ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोटी चबाने से मीठा क्यों लगता है? क्योंकि इसमें होता है टाइलिन एंजाइम, इसकी वजह से मीठा लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दे रखा है, प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को, थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है, रुकिएगा, जनन प्रक्रिया को प्रभावित होना चाहिए, ठीक है, प्रभावित करते हैं, ठीक है। प्रकाश जो है ना आपका, प्रकाश पौधे और जीव दोनों को जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला दे रखा है, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उप की स्थिति, है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे उपभोक्ता होना चाहिए था, उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता, भोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। कौन से कथन सही है ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखनी है,
वैसे यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि प्रकाश पौधों और जीव दोनों के लिए जनन प्रक्रिया के लिए प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, ये भी सही है, दोनों सही है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करें अगर यदि प्रकाश के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे जनन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक ना। वहीं बात करें जलीय तंत्र में, तो जलीय तंत्र में देखेंगे कि शैवाल पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, सपोषी होते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो जलीय जीवों की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। इसी से जलीय तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है ना। आप देखेंगे कि जलीय जीवों की उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किससे, जब शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं जलीय तंत्र में रह करके। तो इससे क्या हो रही है, इससे ये हो रहा है कि जलीय तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति उससे निर्धारित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तब देखेंगे लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि वापस हमें जल मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। शक्ति का बताना है, अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो ध्यान रखना है, शक्ति का जो एसआई इकाई यूनिट होता है वो होता है वाट, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं, ऊर्जा का जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है ना। विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है, कोई कमेंट करके बता सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा इसका होता है जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, वहीं बात करें विद्युत ऊर्जा के बारे में, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलो वाट घंटा। ठीक है, वहीं बात करें गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का सही यूनिट क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, वहीं बात करें ऊष्मा का क्या होता है, तो ऊष्मा का होता है जूल। ऊर्जा का भी जूल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, बताना है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। देखिए वायुमंडलीय दाब का पास्कल भी होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, पास्कल भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बार भी होता है वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1 न्यूटन के बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है 10⁵ डाइन, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, इसी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, इसी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 गुनी कम हो जाती हैं, 5 गुनी घटती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ जाती है, जबकि जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो इसकी गति घट जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सघन
से अगर कहाँ जा रहा है, विरल की तरफ जा रहा है, तो इसकी गति जो है ना ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर विरल से सघन माध्यम में जा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो इसका गति क्या होगा, इसका गति घट जाएगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रखना है कि जब सघन से विरल की तरफ जाएंगी, प्रकाश की गति जाती हैं, तो ध्यान रखना है अभिलंब से दूर जाती हैं, अभिलंब से दूर जाती हैं। और विरल से अगर सघन में की माध्यम में जाती प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब के पास आती हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कांच है और ये हमारा कोई वायु है, निर्वात है, तो यहाँ से जब प्रकाश की लाइटें आ रही होंगी तो ये सीधा ना निकल करके ये हमारा अभिलंब होगा ऐसा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये ऐसे कुछ झुक जाएगा, तो ये देखेंगे कि ये अभिलंब की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा, सीधा नहीं निकलेगा, ये अभिलंब की तरफ झुकता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसी का जब जस्ट अपोजिट कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये दूर हो जाएगा। जब सघन से, अर्थात ये इस माध्यम को मान लेते हैं कांच से ही यदि प्रकाश आ रही हैं, अगर इससे प्रकाश ही निकल रही है, मान लेते हैं प्रकाश हमारा सघन माध्यम में है, तो यहाँ से आ रही है, तो अब यहाँ से दूर ना भाग करके किधर आएगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब सघन से किधर जा रही है, और माफ़ कीजिएगा फिर से देख लीजिएगा, ये जैसे सीधा जा रहा है, तो अब यहाँ से क्या आ रहा है, सघन से जा रहा है विरल के माध्यम की तरफ, तो ये अब ये प्रकाश जो है ना अभिलंब से और दूर भाग जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि सघन से अगर विरल की तरफ जा रहा है लाइट, प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो गति उसका बढ़ जाएगी और अभिलंब से ये दूर जाएगा। वहीं याद रखना है, विरल से अगर सघन माध्यम में जा रहा है तो इसकी गति घट जाएगी और साथ ही साथ ये अभिलंब के पास आएगा, यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उन परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। मेंडलीव का आवधिक नियम, आधुनिक आवधिक नियम, ऑक्टेट का न्यूलैंड्स नियम, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवधिक नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर आधारित है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, परमाणु संरचना के अध्ययन के संदर्भ में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्ले ने 1913 ईस्वी में तत्वों के एक विशिष्ट गुण की खोज की थी। उन्हें बताया कि किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या से उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती हैं, अर्थात जितना ही प्रोटॉन होते हैं या उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, या याद रख सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं जितने भी परमाणु संख्या होते हैं, जितना भी परमाणु संख्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी परमाणु संख्या होते हैं, ठीक है, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही होगा प्रोटॉन। ठीक है, जिसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है या फिर परमाणु संख्या होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। जिसका मतलब है कि उस नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 ही प्रोटॉन होंगे। क्लियर हुआ, परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है, आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग यदि हम कर दें तो ये निकल जाता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्या निकल जाता है, एटॉमिक मास निकल जाता है, परमाणु द्रव्यमान निकलता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो एटॉमिक मास निकलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई कार का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 0, धनात्मक, ऋणात्मक, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ये भी याद रख सकते हैं, घर्षण की दिशा में कार्य ऋणात्मक होता है, घर्षण की दिशा में कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखनी है। यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, यदि बल फोर्स विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा, और यदि बल विस्थापन के समानांतर हो तो कार्य धनात्मक होगा। उदाहरण के लिए, जैसे जब कोई घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। यदि बल और विस्थापन
परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, नॉस्टेक किसका एक प्रकार है, नील हरित शैवाल का, हरित शैवाल का, भूरी शैवाल का, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नॉस्टेक एक नील हरित शैवाल का उदाहरण है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, और शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, सजीव उत्पादक, तृणभक्षी, गौण उपभोक्ता, मृतोपजीवी, विबंधक, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही मैच नहीं है। तृणभक्षी मतलब कि जो पेड़ पौधे पत्ते खाने वाले होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। बात किया जाए उपभोक्ता के बारे में तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखनी है, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। कौन कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। बात करें प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं, सभी शाकाहारी जीव आते हैं, जितने भी साग सब्जी खाने वाले लोग होते हैं, है ना, जीव होते हैं, सभी को शाकाहारी जीव कहते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। वैसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया, मोर, है ना। और द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, चीता, तो याद रखनी है। और अब घटक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कवक ले सकते हैं आप, जीवाणु को भी ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, ग्रसनी का, एक से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुछ लवणों तथा जल का अवशोषण होता है तथा शेष अपचयित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्रित होता रहता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इसमें भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है, याद रखने हैं। और ये भी याद रखिएगा एक दिन में मनुष्य की छोटी आंत से 6 से 7 लीटर आंतरिक रस का स्राव होता है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं, तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है, एक से अधिक हो गया, में से कोई नहीं। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं ये आपको बतानी है। तो याद रखिएगा तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा जल में अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं, जल में अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, याद रखिएगा। जल में अगर हम क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे गिलास पानी हम लेते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ अशुद्धि मिला दे रहे हैं, जैसे कि कचरा मिला दे रहे हैं या फिर नमक चीनी कुछ मिला दे रहे हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि दाब अगर हम बढ़ाते हैं, दाब मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। और ये एक छोटा सा लाइन याद रखिएगा कि प्रेशर कुकर जो होता है ना, तो प्रेशर कुकर में जल का जो क्वथनांक होता है वो 120 डिग्री हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं, यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं। तो याद रखना है यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के कान एवं गला में स्थित होती हैं, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती हैं, सूर्यतापन, स्थलीय विकिरण, चालन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु स्थलीय विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है, ठीक ना। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ऊष्मा संचरण की वैसी विधि जिसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म
किसी प्रकार से चाल से सीधे रेखा में संचित होती हैं विकिरण कहलाती हैं। फिर से सुनिएगा, ऊष्मा संचरण की वैसी विधि जिसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से, कोई माध्यम नहीं है, बिना माध्यम की सहायता से, ठीक है, तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचित होती हैं विकिरण कहलाती हैं। ठीक है, और चालन के बारे में याद रखना है कि वैसी विधि जिसमें ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है चालन कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर ये मान लेते लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, तो ये इसके कण क्या हो रहे हैं, बिना स्थानांतरित हुए ही अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक देखेंगे कि ये लोहा यहाँ पर ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो इसका कण यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कण ज़्यादा गर्म होकर के ये बगल को उष्मा देगा, फिर ये बगल वाले को उष्मा देगा, इसी तरह से करते देखेंगे ये लोहा पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है चालन विधि। ठीक है, याद रखिएगा। इसका फिर से सुन लीजिएगा, इसका डिफिनेशन क्या कह सकते हैं हम लोग, वैसी विधि जिसमें ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना, ये स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, जहाँ पे इसका कण वहीं रहेगा, है ना, तो परिवर्तन किए बिना ही अगर पहुँच जाता है इसे चालन विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं ऐसा, जैसे मान लेते क्लास है और एक इस तरह से कुछ बैचों में बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक मास्टर है, इन सभी को चॉकलेट देना चाहता है। तो चॉकलेट देने का कितने तरीका हो सकते हैं, एक दो तरीका हो सकते हैं, या तो ये टीचर ये करेंगे कि पहले बच्चे को चॉकलेट दे और इनको बोले कि पीछे वाले को पास कर दीजिए, आप ये बोले इसको पास कर दीजिए, और इसको बोला जाएगा इसको पास कर दिए और ये बोला जाएगा इसके पास कर दिए चॉकलेट। तो इस तरीके से देखेंगे सभी के पास चॉकलेट मिल जाएगा बिना किसी के उठे हुए, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे कि सिंपल सा है कि एक दूसरे के पास गए बिना ही हम चॉकलेट को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचा दिए। तो ये जो विधि कहलाएगा ना, ये चालन विधि कहलाएगा। ठीक है, जो जहाँ है बस एक दूसरे को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, एक दूसरा विधि हो सकता है कि ये टीचर जो है ना, ये चॉकलेट चाहता है कि इन लोग बच्चों को एक दे करके ना करके दूसरा विधि से कहे कि यहाँ उठ के गया इसको दे दिया, इसको दे करके फिर आया फिर इसको दे दिया, फिर यहाँ गया फिर इसको दे दिया, फिर यहाँ जाके यहाँ इसको दे दिया, यानी कि एक जा करके दे रहा है बार बार वो अलग अलग बैच में जा करके। ठीक है, तो खुद उठ करके जा करके देना। ठीक है, ये बंदा उठ करके इसको दे दिया, ये उठ करके इसको दे दिया, तो एक उठ करके दूसरे को जाके दे रहा है, तो इस विधि को हम कह सकते हैं संवहन विधि। इसी को कहा जाता है संवहन विधि। और संवहन विधि में क्या होता है, पानी गर्म होता है। अगर कोई पूछे वायु कैसे गर्म होती है या पानी कैसे गर्म होता है, तो ये संवहन विधि से ही गर्म होता है। ठीक है, आप देखते होंगे आपका जो बर्तन होता है इसमें जो पानी होता है गर्म जो करते हैं हम लोग, है ना, तो गर्म करते हैं तो यहाँ इसके जो कण है ये कण गर्म होकर के खुद उठ करके यहाँ चला जाता है और इसका स्थान ठंडा पानी फिर नीचे ले लेता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गर्म पदार्थ जो होते हैं वो ऊपर उठते हैं। तो गर्म होकर के पानी ऊपर चला गया, इसका कण नीचे स्थान ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये गर्म होगा, फिर ये उठकर ऊपर जाएगा और इसका नीचे स्थान इस तरह से नीचे लेगा, है ना। तो इस विधि से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, संवहन विधि हो रहा है। यहाँ संवहन विधि की वजह से पानी गर्म हो रहा है ना। आप देखते होंगे कि चावल प्रॉपर तरीके से क्यों पक जाता है, क्योंकि पक जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्या कर रहा है यहाँ पे, गर्म जो है ऊपर ले जा रहा है उसको, चावल को कण जो दाने हैं उसको पानी अपने साथ ऊपर लेके जा रहा है, फिर जो कम है गर्म है उसको नीचे लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को ये सोचना चाहिए, सीखना चाहिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट में कि पानी जितना अच्छा ज़्यादा रहेगा उतना अच्छे तरीके से चावल फ्रेश सीझेगा। अगर यदि पानी कम है तो मतलब है कि चावल ऊपर नीचे होने का उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो नीचे ज़्यादा सीझ जाएगा, ऊपर कम सीझेगा। सिंपल सा बात है ना। तो चलिए, आई थिंक समझ में आया होगा कि चालन विधि क्या है और संवहन विधि क्या है। आई थिंक आप कभी नहीं भूलेंगे। सिंपल सा ठोस पदार्थों में देखेंगे कि किस विधि से गर्म होती चीज़ें, तो वो चालन विधि से गर्म होती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है चालन विधि सिर्फ धातुओं में होती हैं, अधातुओं में नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। थाइमस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, कार्पस एपिडिडाइमिस, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय भी कहते हो आप, की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती हैं, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ठीक ना। चलिए
अगला सवाल है, एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षों वाला होता है। तो पहला सवाल तो यहीं से बन रहा था, है ना, कि एवीज किस तरह का प्राणी है। तो ये गर्म रक्त वाला जीव होते हैं, ध्यान रखना है। तो उसका बताना है कि दिल कितनी कक्षाओं वाला होता है, 2 कक्ष वाला या फिर 3 या 4। तो ध्यान रखिएगा, एवीज गर्म रक्त वाले जीव तो होते ही हैं, उनका दिल जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। जैसे कि मनुष्य भी देखेंगे कि 4 कक्षे वाला होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही दिख रहा है, अगर वनों की कटाई करेंगे तो वायु में CO2 की मात्रा वृद्धि तो हो गई ही, है ना, सही दिख रहा है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में ही नहीं निकलने देता। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, क्या ये सही होगा। और फिर दे रखा है, CO2 की वायुमंडल में 0.03% की मात्रा है, तो ये तो सही दिख रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो बिल्कुल सही है ना, वनों की कटाई से CO2 में की मात्रा में वृद्धि होती है। और ये भी याद रखना है कि CO2 ऊष्मा को क्या करती है, बांध लेती है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, ये भी सही है। और CO2 की वायुमंडल में देखेंगे 0.03% है, ये भी सही है। सबसे अधिक कौन सा है, आपका नाइट्रोजन है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमीय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमीय संख्या है। तो ध्यान रखना है, परमीय संख्या का डिफिनेशन क्या है, कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, और P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है। और ये भी ध्यान रखना है, जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब या तो ऋणात्मक संख्या या तो धनात्मक संख्या, साथ में 0। ध्यान रखना है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और साथ ही साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर यदि फॉलो करता है तो समझ जाइए कि वो परमीय संख्या है। तो पहला को चेक करना है कि क्या वो पूर्णांक है। P और Q में दे रखा है, तो क्या P और Q दोनों पूर्णांक में है। और दूसरा चेक करना है, Q इक्वल टू 0 नहीं तो नहीं है ना। अगर है, Q के बराबर 0 दे रखा है, तो मतलब वो परमीय संख्या नहीं है। आइए चेक करते हैं। जैसे पाई दे रखा है, तो पाई क्या परमीय पूर्णांक संख्या में आता है, नहीं आता है ना, ये तो नहीं होगा। फिर लिखा है 0/4, तो देखिए 0/4 है, तो 0 हमारा क्या एक पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, और P/Q के रूप में लिखा भी हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिख रहा है। एक तो बी नंबर। चेक कर लेते हैं सी नंबर, क्या दे रखा है, 4/0। ठीक है, तो 4 हमारा क्या है, पूर्णांक है, 0 ही पूर्णांक है, बट एक कंडीशन दे रखा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 दे रखा है, लेकिन तो ये भी नहीं होगा, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखना है, अगर आप इस मेथड को याद रखेंगे तो कभी भी परमीय संख्या से आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अर्धवृत्त का कोण होता है, बताना है अर्धवृत्त का कोण होता है, न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, या फिर एक से अधिक में से कोई नहीं। सिंपल सवाल ये पूछ रहा है आपसे, अगर ये वृत्त है, ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण, तो अर्धवृत्त ये हमारा हो गया अर्धवृत्त, और इस पर जो बना कोण होगा, है ना, तो ये कोण कितना डिग्री का, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप जहाँ भी कोण बनाएंगे, ठीक है, जहाँ भी कोण बना लीजिए, ये सभी कितना डिग्री कोण होगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, चाहे इधर बना लीजिए इस तरीके से, तो भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कितना होता है, समकोण उत्तर होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक और चीज़ याद ध्यान रखिएगा, यहीं पे यहाँ से याद रखिएगा, जैसे अगर एक ही जीवा पर, ये जीवा पर अगर बना हुआ कोण, ऐसा बना हुआ कोण है कहीं भी, ठीक है, इस तरीके से बना कोण है, तो ध्यान रखना है कि ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। एक ही जीवा पर बना हुआ कोण किसी भी वृत्त पर, एक जीवा पर आधारित जीवा पर देखेंगे कि किसी भी वृत्त पर बना हुआ कोण का मान हमेशा कितना होगा, ध्यान रखिए कि सटा हुआ ध्यान है, ध्यान रखना सटा हुआ है, तो ये सभी 90 डिग्री, ये 90 नहीं होगा, मतलब कोण बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, याद रखनी है। अगर एक ही जीवा पर बना हुआ है तो
तो इस पर वृत्त पर बनने वाले सभी कोनों का मान बराबर होते हैं, चाहे जितने डिग्री का कोण बना हो एक। तो सिंपल सा सवाल कैसे पूछता है, यहाँ दे देगा 40 डिग्री और पूछ लेगा इसका मान कितना होगा, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सिंपल सा कॉन्सेप्ट में। तो ये था महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।